अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई, जागने आए। सेकंड ईयर लामा। सोने का टाइम खत्म हो गया है। वेकअप। गुड। तो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और फैराडे साहब ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसको थोड़ा डिस्कस किया था। We discussed that from our previous knowledge, we know that when there is a conductor or a coil in a magnetic field, and if we pass current in the coil, what happens? The coil experiences a force and starts to move. तो अब तक हमने गैल्वानोमीटर में, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर मौजूद हो और उसमें से करंट गुजारें तो वो मूव करता है। फैराडे साहब ने ये एज्यूम किया, ये थ्योरी पेश की कि अगर कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तो हम करंट ना गुजारें, बल्कि अगर हम उसे मूव करें तो क्या उसमें करंट जनरेट होगा या नहीं। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट अरेंज किया। एक हॉर्स शेप मैग्नेट लिया, लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। उसमें एक कॉइल लिया, कॉइल के एक पोर्शन या कंडक्टर पे वो गौर कर रहे हैं। एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया सर्किट में और कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, एंड ही स्टार्टेड मूविंग द कॉइल, ही स्टार्टेड मूविंग द कंडक्टर अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। और जब उन्होंने ऐसा किया तो एस्टोनिशिंगली उस गैल्वानोमीटर में करंट आने लगा। ही स्टॉप्ड एंड द करंट स्टॉप्ड टू जीरो, करंट ड्रॉप टू जीरो। फिर उन्होंने मूव करना शुरू किया, दोबारा करंट आने लगा। उन्होंने तेजी से मूव किया, ज्यादा करंट आने लगा। उन्होंने स्लो किया, करंट की वैल्यू कम हो गई। उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ये तमाम बातें ये बता रही हैं कि जी जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो उसमें करंट जनरेट हो जाता है, और करंट जब जनरेट हुआ तो ये एक अजीब तरीके से करंट जनरेट हुआ, बैटरी से नहीं हुआ, खुद ब खुद हो गया। लिहाजा इस करंट का नाम रखा इंड्यूस्ड करंट और इस फिनोमिनन का नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर अगला क्वेश्चन ये उठा कि करंट तो वहां जनरेट होता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर को मूव करने से, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करने से कॉइल में या कंडक्टर में दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जनरेट हुआ है। तो क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, लिहाजा इसे कहा गया ईएमएफ। और क्योंकि ये अजीब तरीके से जनरेट हुआ, लिहाजा इसे कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और करंट को कहा गया इंड्यूस्ड करंट, और फिनोमेनन को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां तक हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था, एंड दैट्स व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन डाउन। तो अब उनको मजीद ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने भी रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ ली थी, जो आपने भी पढ़ ली है। तो उन्हें मजीद ख्याल आया कि when we move the conductor with respect to the magnet, हम कंडक्टर को मैग्नेट से दूर ले जा रहे हैं, तो all motions are relative। तो कंडक्टर को मैग्नेट से दूर लेके जाएं या मैग्नेट को कंडक्टर से दूर लेके जाएं, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी बात एक ही है। मसलन दो गाड़ियां हैं, कार ए मूव्स फॉरवर्ड, तो ये एक रिलेटिव सेंटेंस है। You can say car A is moving forward, or with respect to car A, car B is moving backward. That's relativity. Relativity के मुताबिक all motions are relative. तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों रुके हुए हैं, तो they are at rest with respect to each other। और अगर एक आगे जा रहा है तो उसके लिहाज से दूसरा खुद ब खुद पीछे जा रहा है, जाके वो रुका हुआ हो। ठीक है, तो all motions are relative. Car A is moving forward means car B is moving
बैकवर्ड। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा whenever we move a conductor across a magnetic field, तो क्या ये कंडक्टर का मूव करना इंपॉर्टेंट है, या अगर हम कंडक्टर को रोक के रखें और रिलेटिविटी के कानून के तहत मैग्नेट को मूव करके देखें, तो is it the motion of the conductor which is important or is it the relative motion which is important? तो रिलेटिविटी अगर सही होगी तो कंडक्टर को रोक के रखें, मैग्नेट को दूर ले जाएं, या मैग्नेट को रोक के रखें, कंडक्टर को दूर ले जाएं, दोनों सूरतों में जवाब सेम होना चाहिए। एग्रीड? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लेट्स सी हाउ इज इट रिलेटिव और इज इट ओनली द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कंडक्टर को, कॉइल को पकड़ के खड़े हो गए। अच्छा, ये बहुत बड़ा मैग्नेट था, बहुत बड़ा कॉइल था ना, तो ये मैग्नेट भी बहुत बड़ा था, तो इसको उन्होंने एक ठेले पे रख दिया। ठेला समझते हैं, व्हील बैरो पर, और कॉइल को पकड़ के खड़े हो गए। बच्चों से कहा बेटा धक्का लगाओ ठेले को, तो बच्चों ने धक्का लगाया उनके ठेले को। तो जब ठेले को धक्का लगाया तो कॉइल इज फिक्स्ड, नाउ मैग्नेट इज मूविंग। तो जब मैग्नेट दूर जाने लगा तो ही वाज सरप्राइज्ड टू सी कि करंट आना शुरू हो गया। बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बच्चे रुक गए, मैग्नेट रुक गया, करंट जीरो हो गया। उन्होंने फिर धक्का लगाओ, फिर धक्का लगाया, फिर करंट प्रोड्यूस हुआ। उन्होंने जोर से धक्का लगाओ, तेजी से भागे बच्चे ठेले को लेके, तो मैग्नेट तेजी से दूर गया तो करंट बढ़ गया। उनका अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाओ, बच्चों ने अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और ज्यादा तेजी से करीब आ गए तो वो गिर गए, ठेले से टकरा गए थे। तो खैर नहीं, एक्चुअली टकराए थे। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। सो नाउ व्हाट ही लर्न कि व्हेनेवर वी मूव अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो भी वही होने वाला है। या दूसरी सूरत क्या है, व्हेनेवर वी मूव अ conductor across a magnetic field or whenever you move a magnetic field across a conductor, तो चाहे हम कॉइल को, कंडक्टर को मूव करें या हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें रिलेटिव टू द कंडक्टर, तो जब भी रिलेटिव मोशन होगी, चाहे कॉइल की हो या मैग्नेट की हो, चाहे कॉइल दूर जाए या कॉइल करीब आए, या मैग्नेट दूर जाए या मैग्नेट करीब आए, तो they are all four cases of relative motion, and every time there will be an induced EMF, and every time there will be an induced current, and there will be phenomenon of electromagnetic induction. तो definition थोड़ी सी change हुई, जो पिछली दफा आपने लिखी थी, he modified according to the experiment. So the next definition is whenever we move a conductor with respect to a magnet, whenever we move a conductor with respect to a magnet or a magnet with respect to a conductor, whenever we move a conductor with respect to a magnet or a magnet with respect to a conductor, आगे फिर वही होगा जो पिछली दफा लिखा था, a potential difference is produced in the conductor and hence a current is generated in the conductor. A potential difference is produced in the conductor and hence a current is generated in the conductor. The potential difference is called induced EMF. The current is called induced current. And the phenomenon is called electromagnetic induction. And the phenomenon is called electromagnetic induction.
जी। अब वो थे तो साइंसदान, तो साइंटिस्ट जो है वो इतनी जल्दी चैन से नहीं बैठते, उन्हें कुछ ना कुछ खुलबिली होती रहती है। तो उन्होंने जब ये इतना कॉन्सेप्ट बना लिया कि कॉइल को मूव करें अवे या मैग्नेट को मूव करें अवे, या कॉइल को करीब लाएं या मैग्नेट को करीब लाएं, तो ये सब कुछ होता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो कॉइल को दूर ले जा रहे हैं, करीब ले जा रहे हैं, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, करीब ले जा रहे हैं, इसमें असल में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, समथिंग इज डिक्रीजिंग, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को करीब लाएंगे तो समथिंग इज इंक्रीजिंग। जब कॉइल दूर जा रहा है तो समथिंग इज डिक्रीजिंग, जब कॉइल करीब आ रहा है तो समथिंग इज इंक्रीजिंग। एंड व्हाट इज दैट, जब मैग्नेट से दूर जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कम होती है। तो जब आप दूर जा रहे हैं तो बी कम हो रहा है, और जब आप करीब आ रहे हैं तो बी बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा, उनके ध्यान में सवाल उठा कि क्या ये कॉइल की मूवमेंट और मैग्नेट की मूवमेंट है जो असल में कॉज कर रही है ये सब कुछ, या ये चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ बी है, या ये चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ बी है। क्योंकि चारों केसेस में बी चेंज हो रहा है, कॉइल दूर जाएगा बी कम होगा, कॉइल करीब आएगा बी बढ़ जाएगा, मैग्नेट दूर जाएगा बी कम होगा, मैग्नेट करीब आएगा बी बढ़ जाएगा। तो चारों केसेस में बी चेंज हो रहा है। तो द क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज कि क्या ये कॉइल एंड मैग्नेट की रिलेटिव मोशन है, या दरअसल कुछ और है, या दरअसल इट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ बी। अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये एक्चुअली बी की वजह से है, बी के चेंज होने से है, या ये रिलेटिव मोशन से है, इन दोनों को अलग करना होगा। अब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होगा कि जिसमें वो तो हो और वो ना हो, तो पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है। असल में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें बी तो चेंज हो बट रिलेटिव मोशन ना हो, कि समहाउ कॉइल भी मूव ना करे और मैग्नेट भी मूव ना करे और बी चेंज हो जाए। और अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों रुके हुए हैं और बी चेंज हो और फिर भी करंट जनरेट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि नया ख्याल सही है कि असल मामला बी की तब्दीली है। और अगर ऐसा ना हो, अगर दोनों रुके हुए हैं और बी चेंज हो रहा है और करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ बी। तो अब उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, और वो नया एक्सपेरिमेंट क्या था, तो नाउ ही टुक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब करंट जीरो होगा तो फील्ड नहीं होगी, जब करंट बढ़ जाएगा तो फील्ड बढ़ जाएगी, जब करंट कम हो जाएगा तो फील्ड कम हो जाएगी। तो अब चेंज इन वैल्यू ऑफ बी पॉसिबल है, चेंज इन वैल्यू ऑफ बी पॉसिबल है विदाउट मूविंग द कॉइल। तो कॉइल वही रहेगा, मैग्नेट भी वही रहेगा, ना मैग्नेट मूव करेगा ना कॉइल मूव करेगा। अब उन्होंने खाली यहां से इस मैग्नेट को जो वो करंट दे रहे थे उसको चेंज करके इस बी को स्ट्रॉन्ग किया, उसको चेंज करके इस बी को वीक किया। तो व्हेन ही चेंज द वैल्यू ऑफ बी, जब उन्होंने बी की वैल्यू को चेंज किया, there is no motion of coil, there is no movement of magnet, but only the value of B is changing. And when he conducted this experiment, when he changed the value of B, तो again वहां पर induced current और induced EMF generate होने लगा। तो again induced current and induced EMF generate होने लगा। तो साबित क्या हुआ? Now what is proof? कि जो पिछली डेफिनेशन थी वो सही है या गलत है।
पिछली डेफिनेशन ये थी कि कॉइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे, और अभी क्या साबित हो रहा है कि ना कॉइल मूव कर रहा है ना मैग्नेट मूव कर रहा है, सिर्फ बी चेंज हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल का और मैग्नेट का मूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल में क्या इंपॉर्टेंट है, बी का चेंज होना। सो पिछली डेफिनेशन को अब क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो यू विल राइट द थर्ड डेफिनेशन। Whenever we change the magnetic flux density across a coil, whenever we change the magnetic flux density across a coil, तो क्या होता है, फिर वही होता है जो आपने पहले दोनों दफा लिखा है। A potential difference is generated in the coil and hence a current is produced in the coil. A potential difference is generated in the coil and hence a current is produced in the coil. The potential difference is called induced EMF. The current is called induced current and the phenomenon is called electromagnetic induction. तो पहला सेंटेंस चेंज हुआ, बाकी पूरी डेफिनेशन वही है। जी, तो फैराडे साहब तो हैं तो साइंसदान, अभी भी चैन नहीं हुआ, अभी भी बेचैनी बाकी थी। उन्होंने कहा कि भाई पहले 4 दफा तो मैग्नेट मूव कर रहा था या कॉइल मूव कर रहा था, तो सही है, बी भी चेंज हो रहा था, मैग्नेट कॉइल मूव कर रहा था। फिर हमने देखा 5वें एक्सपेरिमेंट में कि खाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ना कॉइल मूव किया ना मैग्नेट मूव किया। अब उन्होंने कहा ये तो समझ आ रहा है, ठीक है, हमने ये मान लिया, लेकिन हमें कोई और भी तरीका कंफर्म करने के लिए चाहिए होगा। यानी एक तो तरीका वो था कि जिसमें वो तो हो वो ना हो, यानी बी तो चेंज हो, रिलेटिव मोशन ना हो। अब उन्होंने कहा कि और भी कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिसमें कॉइल तो मूव करे और बी चेंज ना हो, कॉइल मूव करे और बी चेंज ना हो। यानी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बी चेंज हुआ, मूवमेंट नहीं हुई। अब वो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करना चाहते हैं जिसमें कॉइल मूव करे और बी चेंज ना हो, सेम रहे। तो अगर आखिरी डेफिनेशन सही है कि इट इज ओनली द वैल्यू ऑफ बी जिसके तब्दील होने से सब हो रहा है, तो अब जो वो छठा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें आपके ख्याल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं होगा? अगर ये लास्ट डेफिनेशन सही है
तो अब जो वो करने वाले हैं उसमें बी चेंज नहीं होगा, उसमें से मूवमेंट होगी कॉइल की, ठीक है, उसमें बी चेंज नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा ये तो करेंगे तो पता चलेगा, आप तो अभी सोच रहे हैं ऐसा कैसे होगा, लेकिन ऐसा होगा। तो जब करेंगे, उन्होंने क्या किया था वो बताएंगे, तो ऐसा होगा कि बी चेंज नहीं हो रहा होगा और फिर भी कॉइल मूव कर रहा होगा। तो अगर बी चेंज ना हो और कॉइल मूव करे तो शायद फिर लास्ट डेफिनेशन भी मुकम्मल नहीं है। तो ये हाँ सही गलत की बात नहीं है, शायद मुकम्मल ना मुकम्मल की बात है। तो लेट्स सी द सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट। तो अब ये क्या है, ये एक परमानेंट यू शेप मैग्नेट है, ठीक है, ये सिर्फ इसका फ्रंट दिखाया आसानी के लिए आपको, ये वही परमानेंट यू शेप मैग्नेट, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, इसमें बी की वैल्यू फिक्स है और इसमें उन्होंने एक स्प्रिंग कॉइल लिया। ये जो बना हुआ है ना, ये एक स्प्रिंग कॉइल है, उसका बैक साइड गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है। तो इन्होंने एक स्प्रिंग कॉइल लिया। अब स्प्रिंग कॉइल क्या होता है, स्प्रिंग कॉइल जो है उसको खींच के उन्होंने मैक्सिमम जगह जो उसका साइज हो सकता था ना खींच के, वो उन्होंने फील्ड में ले गए। अब वो स्प्रिंग कॉइल एक्सपेंडेड सिचुएशन में फील्ड के अंदर है और जब इसको रिलीज करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, विच इज कंप्रेस्ड पोजीशन। तो जब ये एक्सपेंडेड पोजीशन में है और जब ये कंप्रेस्ड पोजीशन में है, दोनों सूरतों में पूरा का पूरा फील्ड के अंदर है। तो दोनों सूरतों में बी की वैल्यू सेम है, पूरा का पूरा यहां भी फील्ड के अंदर है, यहां भी फील्ड के अंदर है। तो एक एक्सपेंडेड सिचुएशन ऑफ द कॉइल है, एक कंप्रेस सिचुएशन ऑफ द कॉइल है। तो जब वो एक्सपेंड से कंप्रेस करेगा तो कॉइल इज मूविंग, जब वो एक्सपेंड से कंप्रेस होगा ड्यूरिंग दैट टाइम द कॉइल इज मूविंग, ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज नॉट चेंजिंग, only the area of the coil is changing, only the size of the coil is changing, the coil is moving, the area of the coil is changing, but the value of B remains the same. तो ये जो छठा एक्सपेरिमेंट आया, तो आखिरी डेफिनेशन में कहा था कि जब B चेंज होगा, जब भी B चेंज होगा, पहले एक्सपेरिमेंट में B चेंज हुआ, दूसरे में B चेंज हुआ, तीसरे में B चेंज हुआ, चौथे में B चेंज हुआ, पांचवें में B चेंज हुआ, छठे में भी B चेंज हुआ, नहीं गुड, छठे में बी चेंज नहीं हुआ, पांचवें तक बी चेंज हुआ, छठे में बी चेंज नहीं हुआ है। तो अब देखना है कि क्या अब फ्लक्स, अब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है या नहीं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है या नहीं। तो जब उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया तो फिर इंड्यूस करंट जनरेट होने लगा। तो अब ये छठा एक्सपेरिमेंट आ गया है जिसने पहले पांचों डेफिनेशंस को फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इसमें भी इंड्यूस करंट जनरेट होने लगा। तो अब उन्होंने सर पे जोर से हाथ मारा और उन्होंने कहा क्या मुसीबत है, ये क्या हो गया। तो अब क्या चेंज हो रहा है, तो यहां बी चेंज हो रहा था और यहां कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम बार बार डेफिनेशन को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, हम पिछली डेफिनेशन में ही थोड़ा सा इजाफा कर लेंगे। पिछली डेफिनेशन ये थी, whenever we change the value of B for a coil, और यहां क्या चेंज हुआ है, B चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां क्या चेंज हुआ है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये अगर हम डेफिनेशन चेंज कर ले तो पूरे 6 एक्सपेरिमेंट कवर हो जाएंगे। तो whenever we change the value of B or the area of the coil, so your next definition is whenever we change the value of magnetic flux density across a coil, whenever we change the magnetic flux density across a coil और क्या, और area of the coil, whenever we change the magnetic flux density across a coil or area of the coil, तो क्या होता है, तो वही सब कुछ होता है जो इतने दिन से हो रहा है। और वो क्या होता है, a potential difference is generated in the coil
and hence a current is produced in the coil. The potential difference is called induced EMF. The current is called induced current, and the phenomenon is called electromagnetic induction. Phenomenon is called electromagnetic induction. जी जनाब, कुछ चैन आया? तो फैराडे साहब को अभी भी चैन ना आया। मुझे लगता है वो सेकंड ईयर लामा के स्टूडेंट थे, चैन नहीं आता तो उन्हें किसी तक। तो उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जिसमें बी भी चेंज ना हो, एरिया भी चेंज ना हो कॉइल का, और कॉइल मूव करे। बी चेंज ना हो, एरिया चेंज ना हो और कॉइल मूव करे। सोचे ऐसा कैसे होगा? जी, ये कुछ समझ आ रहा है? डायग्राम नजर आ रही है कुछ आपको? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पूरा यू शेप मैग्नेट होना चाहिए ऐसे। ये फिलहाल काट के दिखाया आपको, और ये बीच में कॉइल है। ऐसी शक्ल आपने पहले भी देखी है। कब? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, याद है? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, या गैल्वानोमीटर में भी कॉइल होता है और मैग्नेट होता है, ठीक है? तो वही शक्ल है, बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारे पास कॉइल है और एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हम कॉइल को इस तरह मूव करेंगे कि ना बी चेंज हो ना कॉइल का एरिया चेंज हो। और वो क्या है? बहुत आसान, कॉइल को रोटेट करें। तो जब आप कॉइल को रोटेट करते हैं तो क्या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है? यस और नो? नहीं होती। मैंने कहा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है? कह रहे नहीं होती। मैं कहता क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं चेंज होती? तो कहते हाँ चेंज होती है। ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इसमें कॉइल को रोटेट करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं चेंज होगी? यस और नो? होगी नहीं होगी? नहीं होगी। एक्सेलेंट, क्योंकि नॉर्थ पोल वही है, साउथ पोल वही है, मैग्नेट वही है, सिर्फ कॉइल रोटेट कर रहा है, सिर्फ कॉइल रोटेट कर रहा है, तो बी चेंज नहीं हो रहा। व्हाट अबाउट एरिया? एरिया ऑफ द कॉइल, यस चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा चेंज। एरिया भी सेम है, कॉइल को एक्सपेंड नहीं हो रहा, कोई कंप्रेस नहीं हो रहा, कॉइल अपनी जगह पर है, तो ना बी चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है, ठीक? तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, दैट्स द सेवेंथ एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने सातवां एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को सिर्फ रोटेट किया गया है, ना बी चेंज हुआ है ना ए चेंज हुआ है, लेकिन कॉइल मूव कर रहा है, बी is not changing, area is not changing, but the coil is rotating in the magnetic field। और फिर उन्होंने देखा कि जनाब इंड्यूस करंट जनरेट होने लगा, फिर इंड्यूस करंट जनरेट होने लगा।
तो अपना बी चेंज हुआ है ना, एरिया चेंज हुआ है और इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। तो जो आखिरी डेफिनेशन आपने इतनी मेहनत से लिखी थी, मुकम्मल है या ना मुकम्मल? अगेन इनकम्प्लीट है। तो अब बताइए क्या हो रहा है? बी चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ चेंज हो रहा है जिसका ताल्लुक बी और ए से है। Something is changing which is related to B and A. देखें इस हालत में ये है लाइंस ऑफ फोर्स, बी और एरिया कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, बी और एरिया एक दूसरे के पैरेलल है, और इस हालत में बी और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये कॉइल रोटेट करता है तो बी चेंज नहीं होता, एरिया भी चेंज नहीं होता, लेकिन इन दोनों का कुछ चेंज होता है, एंगल। एक्सीलेंट। सो द एंगल बिटवीन बी एंड डेल्टा इज चेंजिंग। तो जो आखिरी एक्सपेरिमेंट है इसमें बी चेंज नहीं होता, इसमें एरिया चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें थीटा चेंज होता है। तो है ताल्लुक इन्हीं दोनों से। तो whenever we change the B or we change the area or we change the angle between B and area, तो अब डेफिनेशन और लंबी हो जाएगी। तीसरी चीज ऐड हो जाएगी उसमें, whenever we change the value of B, या तो B चेंज करें या एरिया चेंज करें या थीटा चेंज करें, जब भी हम इन तीन में से कुछ चेंज करेंगे तो वो सब कुछ होगा। ठीक, लेकिन इन तीन को इतनी लंबी डेफिनेशन बहुत थकन हो जाएगी, हाथ पैर दुख जाएंगे लिख लिख के आप लोगों के। पहले ही कमजोर हो गए आप लोग, खाने पीने को नहीं मिल रहा घर में, मुझे पता है, तो घर वालों ने बंद करके डाला हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है, बी चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ और उनका दरमियानी एंगल चेंज हुआ, तो कोई एक चीज बताएं जो तीनों कवर हो जाएं। कौन बताएगा? रेज योर हैंड, आवाज सुननी है मुझे, रेज योर हैंड। कौन बताएगा जब बी भी चेंज हो, एरिया चेंज हो, थीटा चेंज हो, तीनों सूरतों में एक चीज चेंज होती है? कौन बताने वाला है? रेज हैंड हुआ कोई? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। रेज हैंड करना ही भूल गए मेरा ख्याल, इतने दिन से रेज हैंड नहीं किया था। सर द डॉट प्रोडक्ट। जी, डॉट प्रोडक्ट। ओके। सूफिया अफजाल। सर मैग्नेटिक फ्लक्स। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हमें नहीं आ रही, इनको आ रही है। सर मैग्नेटिक फ्लक्स। से इट अगेन। मैग्नेटिक फ्लक्स। हमें नहीं आ रही, हमारे पास प्रॉब्लम है इसका। वेरी गुड, उन्होंने इशारे से बता दिया, बेचारी ने मुंह से भी बोला, इशारे से समझा दिया। एक्सीलेंट। तो क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए कॉस थीटा। तो जब भी बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो इन सातों एक्सपेरिमेंट्स में, इन सातों एक्सपेरिमेंट्स को चेक कीजिए, तो इन सब में फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो whenever there is a change in the magnetic flux, जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इस फिनोमेनन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नाउ राइट डाउन योर फाइनल डेफिनेशन। Whenever we change the magnetic flux passing through a coil, now this is your final definition जो आपके इम्तिहान के लिए याद रखनी है। Whenever we change the magnetic flux passing through a coil, comma, an EMF, and hence a current is generated in the coil. An EMF and hence a current is generated in the coil. The EMF is called
induced EMF the EMF is called induced EMF. The current is called induced current. Current is called induced current. And the phenomenon is called electromagnetic induction. Phenomenon is called electromagnetic induction. Next heading है Faraday's laws. Faraday's laws. Number 1, तो इन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे फैराडे साहब ने दो स्टेटमेंट्स पेश की, 2 लॉज पेश किए. हम दोनों की स्टेटमेंट 1 बाय 1 लिखेंगे और इन्हें डिस्कस करेंगे. नंबर 1, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल वही है जो भी आपने डेफिनेशन लिखी है, ऑलमोस्ट उसी को मुख्तलिफ अल्फाज में उन्होंने बयान किया है. नंबर 1, whenever we change the magnetic flux passing through a coil, whenever we change the magnetic flux passing through a coil, an induced EMF is generated in the coil. An induced EMF is generated in the coil. Whenever we change the magnetic flux passing through a coil, an induced EMF is generated in the coil. The EMF lasts. The EMF lasts. Last यानी कायम रहता है. The EMF lasts. उस वक्त तक कायम रहता है, उस वक्त तक जनरेट होता है. Only when the flux is changing. The EMF lasts only when the flux is changing. And becomes zero. And becomes zero as soon as the flux becomes constant. The EMF lasts only while the flux is changing and becomes zero as soon as the flux becomes constant. तो EMF कब जनरेट होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है, लेकिन जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा, जीरो होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स जीरो ना हो, कांस्टेंट हो जाए, जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा. तो ईएमएफ लास्ट only while the flux is changing and becomes zero as soon as the flux becomes constant. ठीक है, ये फैराडे की पहली स्टेटमेंट है. नंबर 2, the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux in the coil. Magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux in the coil.
Magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux in the coil. Equation लिख लें. EMF is directly proportional to delta phi upon delta T. EMF is directly proportional to delta phi upon delta T. तो ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट के कौन से हिस्से से ये पता चला? कौन बताएगा? हर एक्सपेरिमेंट में एवरी स्टेप यही हुआ था, लेकिन किस बात से पता चला था? किस बात से उन्होंने इसको अखज़ किया? जब कॉइल को मूव किया, ईएमएफ जनरेट हुआ. कॉइल को रोक दिया, ईएमएफ जीरो हो गया. कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. कॉइल को तेजी से मूव किया तो करंट बढ़ गया, ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ. कॉइल को स्लोली मूव किया तो करंट कम हो गया. तो करंट का मैग्नीट्यूड तेजी पे डिपेंड कर रहा है. जितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, कॉइल को मूव करें या मैग्नेट को मूव करें या बी को चेंज करें, जितनी तेजी से कर रहे हैं तो उतना ज्यादा करंट जनरेट हो रहा है, यानी अमाउंट ऑफ करंट बढ़ गया. तो अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ. और तेजी का मतलब क्या? तेजी से मूव करना. तेजी से कॉइल को मूव किया, तेजी से मैग्नेट को मूव किया. दरअसल क्या कर रहे हैं? कॉइल को मूव करें या मैग्नेट को मूव करें या बी को बढ़ाएं या एरिया को चेंज करें या रोटेट करें, इन सब में दरअसल क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द बॉटम लाइन? व्हाट इज द हासिल मुताला? इन सब का असल चीज क्या है? हम क्या चेंज कर रहे हैं? फ्लक्स चेंज कर रहे हैं. तो जब कॉइल को तेजी से मूव किया मतलब फ्लक्स को तेजी से चेंज किया. और फ्लक्स को तेजी से चेंज करने में तेजी को फिजिक्स में रेट कहते हैं, और रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं. तो जब कॉइल को तेजी से मूव किया मतलब फ्लक्स को तेजी से चेंज किया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ or the amount of induced current is directly proportional to the tezi of change of flux, which means the rate of change of flux. EMF is directly proportional to delta phi upon delta t. ठीक है. और फिर इक्वेशन बनेगी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चेंज होगा साइन ऑफ इक्वालिटी से, और यहां जो कांस्टेंट है वो कैपिटल N है. तो induced EMF is equal to N delta phi upon delta t, where N is number of turns of the coil. Where N is number of turns of the coil. So EMF is equal to N delta phi upon delta t, where N is number of turns of the coil. और ये जो आखिरी इक्वेशन है इसमें और इससे पहले वाली इक्वेशन में एक माइनस का इजाफा करेंगे. दोनों में एक माइनस लगा देंगे. ये माइनस हमने क्यों लगाया? इसका मतलब हम अगली क्लास में जब हम नेक्स्ट लॉ समझेंगे, लेंजेस लॉ, उसमें डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी एक स्टेटमेंट लिख लें. आप आज की क्लास में इसका मतलब समझने की कोशिश ना करें, ठीक है? लेकिन मतलब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. माइनस क्यों लगाया है ये बाद में डिस्कस करेंगे. बाकी सब समझ आ गया आपको? यस. तो EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? ओके, ग्रेट. तो माइनस देखिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. The direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. Negative sign indicates that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. समझ आया? आपने जो लिखा है समझ आ गया?
Negative sign indicates that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. Okay, तो negative sign का मतलब समझ आ गया? Yes or no? हाँ, ये yes किसने बोला? जब मैंने कहा था आज समझना ही नहीं है, आज नहीं समझना, आज गौर ही नहीं करना है, जो लिख रहे हैं उसका मतलब भी नहीं समझना। जब हम नेक्स्ट क्लास में लेंजेस लॉ पढ़ेंगे तो फिर समझ में आना चाहिए, ठीक है? अभी समझ में नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक बात भी बता दूं कि ये सूफिया अफजाल कासिम और सकीना जहरा और जहरा शाह और हसन सईद और मलाइका और स्वालिया कुरैशी और आमना खान, ये कौम के हीरो हैं असल। देखिए अभी आपको पता है कोविड के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुई, अब सारी दुनिया को वैक्सीन मिल गई है, लेकिन ये वैक्सीन ऐसे नहीं आई, पहले इसका ट्रायल हुआ। जब ये बन गई सबसे पहले एनिमल्स में ट्रायल हुआ, फिर एनिमल्स में सेफ हुई, फिर कुछ इंसानों में ट्रायल हुआ। तो वो सोचे जिन इंसानों ने सबसे पहले लगवाई होगी अपने आप को, ये सोचे समझे बगैर कि जी बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने कहा ठीक है हम पूरी दुनिया के लिए हाजिर हैं। तो इसी तरीके से ये जो क्लास है हमारी, तो इस क्लास में जब स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करता है तो उससे इस पूरी क्लास का फायदा होता है। अगर ये भी नजर ना आ रहा हो ना मुझे, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के लिए इस तरह पढ़ाऊंगा मैं। तो क्योंकि ये थोड़े से नजर आ रहे हैं, इनको देख देख के एनर्जी मिलती है और समझ में आता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये बेचारे अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए पेश कर रहे हैं बाकी क्लास के लिए। तो अब जब भी अवार्ड होंगे ना, अवार्ड की तकरीब बाकी आप लोगों की वो होगी इंशाल्लाह, ठीक है? हालात बेहतर हो जाए और सिचुएशन बेहतर हो जाए तो वो तकरीब जरूर होगी। तो उसमें जिन लोगों ने कैमरे ओपन रखे होंगे ना, और दो चार और हैं जो पिछले एक हफ्ते से गायब हैं, पहले रखते थे, तो उन सब का पूरे साल का रिकॉर्ड निकलेगा और फिर उनको अलग से अवार्ड मिलेंगे, जूम अवार्ड्स, उनका नाम होगा जूम अवार्ड्स। तो जूम अवार्ड मिलेंगे उनको जिन्होंने पूरी क्लास के लिए अपने आप को पेश किया था, और जिन्होंने नहीं किया, अभी मेरी कुछ क्लासें बाकी हैं, अगली क्लासों में देखता हूं और किस किस को जूम अवार्ड चाहिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह ट्यूसडे की क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।